दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है वैभव गुप्ता और मैं आपको पता है कि हर रात 10 बजे आपके साथ करंट अफेयर की क्लास डिस्कस करता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने करंट अफेयर की क्लास को शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, फ्यूगो ज्वालामुखी जो हाल में ही खबरों में रहा किस देश में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ज्वालामुखी है यानी कि एक वल्कनो है जिसका नाम है फ्यूगो ज्वालामुखी, तो आपको बताना है कि वो किस देश में है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए ग्वाटेमाला, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फिलीपींस। आपको बताना है कि किस क्षेत्र में फ्यूगो ज्वालामुखी पाया जाता है। तो देखिए, ना तो इंडोनेशिया, ना जापान, ना फिलीपींस, कहां पाया जाता है? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बारे में आप जानते हो कि नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, मैक्सिको के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वहां छोटा सा देश है ग्वाटेमाला। वहीं पर हाल में ही फ्यूगो ज्वालामुखी देखने को मिला है। ये बात याद रखिएगा इसके बारे में। एक और बात है यहीं पर आप समझ लीजिए, भारत में भी एक ज्वालामुखी है, भारत में भी, और ये ज्वालामुखी का नाम है वेरन आइलैंड। वेरन आइलैंड, ठीक है, वेरन द्वीप, जहां पर आपको ये ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा। और भारत में ये ज्वालामुखी कहां पर है? तो आंसर है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में आपको ये ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो आंसर है पोर्ट ब्लेयर। लेकिन आजकल इस राजधानी का नाम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है। तो आजकल पोर्ट ब्लेयर की को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है? विजयपुरम कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर है ग्वाटेमाला। चलिए देखते ले क्या है, खबर क्या है। तो खबर है ग्वाटेमाला के अधिकारियों ने हाल में ही फ्यूगो ज्वालामुखी से गैस और राख निकलने के कारण 500 से अधिक लोगों को बाहर निकाल लिया है, उस जगह से बाहर रिप्लेस कर दिया है। साथ ही वोल्कन डे फ्यूगो, जिसका स्पेनिश अर्थ होता है आग का ज्वालामुखी, यहां पर स्थित है। ये मध्य अमेरिका में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी है। ये बात आपको याद रखनी है, ये काफी ज्यादा सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है। और भारत का ज्वालामुखी कहां है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं साइड में हो रहा हूं, थोड़ा सा आप ये देख सकते हो। अब आप यहीं पर लोकेशन देख लीजिए ग्वाटेमाला की। आप देख रहे हैं ये आपका मैक्सिको है, मैक्सिको की साइड में आपको ग्वाटेमाला देखने को मिलेगा। आप इस तरह से देख लीजिए, साइड में आपको अल सल्वाडोर देखने को मिलेगा, होंडुरास देखने को मिलेगा, निकारागुआ देखने को मिलेगा। ये पैसिफिक ओशन है। और ये पैसिफिक ओशन में ही आपको याद रखना है रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। ये रिंग ऑफ फायर वही क्षेत्र है जो सर्वाधिक वोल्कनों से प्रभावित है, जहां पर बहुत सारे आपको वोल्कनों और साथ में ही बहुत सारे आपको ज्वालामुखी यहां देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? आपको बताना है सस्टेनेबल एनर्जी फॉर पहल इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी अफ्रीकी संघ के द्वारा, ऑप्शन सी यूएन के द्वारा, ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक के द्वारा। आपको बताना है सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका सीधा सा आंसर है सस्टेनेबल फॉर एनर्जी शुरू किया गया है किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। किसके द्वारा? तो आंसर है यूएन के द्वारा। किसके साथ मिलकर? तो भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली, एनर्जी प्रोवाइड करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर हाल में ही सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल पहल की शुरुआत यूएन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? यूएन के द्वारा की गई है। तो देखिए जरा एक क्या है, भारत में एक सरकारी ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन डेट मींस एनटीपीसी के साथ मिलकर हाल में ही इसकी शुरुआत की गई है। सेफ एनर्जी फॉर ऑल किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। तो ये बात याद रखिएगा, सभी के लिए सतत ऊर्जा 2011 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक वैश्विक पहल है और इसको हाल में ही लॉन्च किया गया है यूएन के द्वारा। यूएन के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप जरूर जानते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको पता होना चाहिए यूएन की स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है। संस्थापक सदस्य शुरुआत में 51 थे, आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, यूएस में, ठीक है। और प्रेजेंट में जो इसके चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिनका संबंध है पुर्तगाल से। और फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे ट्रायंगुली। आपको याद रखना है भारत की तरफ से अभी भी कोई चीफ नहीं बना है। टोटल इसके 6 ऑर्गन हैं, इंपॉर्टेंट याद रख लेना है इनके बारे में, यूएन के बारे में, ठीक है। यूएन के अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिन्हें P5 कहा जाता है, और भारत भी स्थायी सदस्यता चाहता है। तो ये आए दिन न्यूज में रहता है, ये बात याद रख लेना यूएन के बारे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 स्पेना नूही नामक बीटल की एक नई प्रजाति मिली है। हाल में ही एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है स्पेना नूही। आपको बताना है ये किस राज्य में पाई गई है, भारत के किस राज्य में पाई गई है? ऑप्शन ए असम में पाई गई है क्या? ऑप्शन बी मेघालय में पाई गई है क्या? ऑप्शन सी मिजोरम में पाई गई है क्या? ऑप्शन डी आपको याद रखना है त्रिपुरा में पाई गई है। जरा जल्दी बता दीजिए किस राज्य में पाई गई है हाल में ही एक बीटल की नई प्रजाति। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर देता हूं आपको
कि आखिर ये किस राज्य में देखने को आपको मिलेगी। तो आंसर है ये पाई गई है मेघालय में। ठीक है, हाल में ही मेघालय में इसको खोजा गया है। मेघालय के बारे में आप और याद रखिए, यहां पर गारो, ठीक है, खासी, जैंतिया हिल्स देखने को मिलेंगे। और ये आपको याद रखना है, ये पठार के हिस्सा हैं। ठीक है, पठार दैट मींस प्लेट्यू के हिस्सा हैं, ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा के बारे में आप याद रखिए, यहां का एक बड़ा फेमस डांस है होजागिरी। इसके अलावा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। असम के बारे में आपको याद रखना है, यहां के बारे में, यहां बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिसमें कई सारे नेशनल पार्क आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आपको याद भी रखना है। यहां पर एक बड़ा फेमस डांस है जिसका नाम है शास्त्रीय। ठीक है, शास्त्रीय डांस आपको यहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा दुनिया का आपको याद रखना नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और यहां के अभी सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा है, ये भी आप याद रखिएगा। मिजोरम के बारे में भी आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा बताइए, तामदिल झील ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? तामदिल झील किस राज्य में देखने को मिलेगी, इसका आंसर आपको देना है। तो मैंने क्या बताया, स्पेंथिसिपिना नूही नाम की बीटल कहां मिली है? तो हाल में ही इसको मेघालय में खोजा गया है। मेघालय के जैव विविधता वाले जंगलों में हाल में ही इस स्पेंथिसिपिना नूही को खोजा गया है और एक बीटल की प्रजाति है। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस संस्थान ने भारत में हींग के पहले फूल और बीज की सूचना दी है? हींग आपने देखा होगा, अक्सर तड़का लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर रायते में हींग का तड़का बोलते हैं बहुत ज्यादा। तो किसने हाल में ही हींग के फूल और बीज की सूचना दी है? तो आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या ICAR नई दिल्ली ने, CSIR हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु ने, या जीबी पंत ने? तो आंसर है इसका CSIR हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR पालमपुर के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि हींग और के पहले फूल और बीज की जानकारी दी गई। अब तक आपको पता होगा हींग गोंद के थ्रू बनाया जाता था, लेकिन अब फूल और बीज भी इसका देखने को मिलने लगा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद हिमालय बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी संस्थान ने हाल में ही हिमालय प्रदेश के पालमपुर में हींग, जिसे हींग भी कहा जाता है, कि पहले फूल और बीज की सूचना दी है। याद रखिएगा, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, याद रखना। इसके अलावा केरल की एक योजना है बिथूट योजना, आपसे पूछी जा सकती है, कभी कभी खबरों में रहने वाली बिथूट योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर है केरल से है। तो केरल की इस योजना का मतलब क्या है? बीज वर्षा के लक्ष्य वनों का पुनरुद्धार, यानी कि वनों का दोबारा से डेवलपमेंट करना। बिथूट योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? खाली पड़ी जमीन पर वृक्षों को लगाना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जा सके। केरल के बारे में याद रखिए, यहां पर शांत घाटी देखने को मिलेगी, शांत घाटी यानी कि पीस वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां का एक बड़ा फेमस डांस है मोहिनी अट्टम, इसके अलावा कथकली यहां का डांस है, याद रखिएगा। साथ ही यहां पर पेरियार टाइगर रिजर्व भी आपको केरल में ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं केरल के बारे में। और 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में ही आपको सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी देखने को मिलेगा, आप याद रख लेना है इसके बारे में। अगला, तमही वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तमही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है क्या? ऑप्शन बी तमिलनाडु में है क्या? ऑप्शन सी कर्नाटक में है? ऑप्शन डी केरल में है? जरा बता दीजिए, तमही नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? देखिए, तमही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी कहां? महाराष्ट्र में। तमही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहां देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बारे में एक दो बात याद रखिएगा, यहां का एक बड़ा फेमस डांस है लावणी। ठीक है, लावणी। इसके अलावा यहां का एक बड़ा फेमस डांस है काला घोड़ा। इसके अलावा यहां का एक और है तमाशा। ये सारे के सारे आपको कहां से देखने को मिलेंगे? तो आंसर है महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगे। लावड़ी, काला घोड़ा, तमाशा, ये सारे आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगे। और महाराष्ट्र कब बना था? 1960 में अलग हुआ था गुजरात से, ये भी आप याद रखिएगा। यहां पर देवेंद्र फडणवीस यहां के सीएम हैं, बीजेपी की सरकार है, कई सारे दलों के साथ मिलकर, याद रखना इसके बारे में। तमिलनाडु, तो आंसर क्या हो जाएगा? तमही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? तो आंसर है महाराष्ट्र में। तो मैंने क्या बताया, महाराष्ट्र वन विभाग ने हाल में ही तमही वन्यजीव अभयारण्य को सामाजिक पारिस्थितिकी मुद्दों को हल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी के पुणे के साथ साझेदारी की है, जिससे कि वहां पर पारिस्थितिकी जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उनको मैनेज किया जा सके। दिमाग में रखिएगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में लीडरशिप इन एजुकेशन लीड फॉर लर्निंग रिपोर्ट जारी की है। हाल में ही लीडरशिप इन एजुकेशन लीड फॉर लर्निंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी यूनेस्को के द्वारा,
ऑप्शन सी ILO के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। बताइए जरा, हाल में ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? क्या नाम है इस रिपोर्ट का? लीडरशिप एंड एजुकेशन लीड ऑफ लर्निंग। किसके द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट? तो देखिए, ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और ये बताया गया है पिछले कुछ सालों में एनरोलमेंट बढ़ा है, बच्चों की संख्या बढ़ी है एजुकेशन में, लेकिन लड़कियों की एजुकेशन अभी भी दयनीय स्थिति में है। याद रखिएगा, ये सारी बातें इन्होंने बताई। खास इन्होंने कहा है डेवलपिंग कंट्री में, खास करके अफ्रीका के देशों में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम करने जरूरी है, जिससे कि व्यवस्थित रूप से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 आपको पता होना चाहिए, यूएन के द्वारा 2015 से 2030 के बीच में 12 लक्ष्य रखे गए, उनमें से गोल नंबर 4 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, जो एजुकेशन को प्रमोट करने का काम करता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। देखिए जरा, नामांकन में प्रगति 2015 में सतत विकास लक्ष्य SDG 4 में अपनाए गए थे, और इसमें बताया गया कि किस तरह से नामांकन में, एनरोलमेंट में प्रगति देखने को मिली है। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार जल्दी से। नामांकन में काफी प्रगति देखने को मिली है और युवा बच्चों का एडमिशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए कंडीशन अभी भी काफी खराब देखने को मिल रही है। यह बात याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब देखिए, छोटी छोटी सुर्खियां हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान किसके द्वारा? तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो 29 मई से 12 जून तक चलने वाला विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। शिवराज सिंह चौहान हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है उड़ीसा के पुरी से। किसके? उड़ीसा के पुरी से शिवराज सिंह चौहान। आपको याद रखना है, राज्य सूची का विषय है, और हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई कल्चर है तो वो एग्रीकल्चर है। आज हमारे देश की जीडीपी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही रोजगार प्रदान करने में सबसे आगे है। याद रखिएगा ये। फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस के अंदर आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है। हाल में ही उन्होंने ऐसे चावल बनाए हैं जो कैंसर की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करेंगे, कैंसर की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। इंटरनेशनल, आपको याद रखना, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना? 1960 में बना। फोर्ड फाउंडेशन एवं रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। इसका मुख्यालय लॉस वॉनेस फिलीपींस में स्थित है। यह बात थोड़ा सा याद रखिए। इंटरनेशनल किसका? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का आपको हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? फिलीपींस में देखने को मिलेगा। स्थापना 1960 में की गई थी। इन्होंने ही हाल में एक ऐसा राइस बनाया है जो कैंसर की प्रॉब्लम से दूर लड़ने का काम करेगा या उसको दूर करने का काम करेगा। चलिए अगले टॉप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्न में से कौन मिनीमाटा रोग के लिए जिम्मेदार है? आपने अक्सर सुना होगा मिनीमाटा रोग के बारे में। मिनीमाटा रोग शरीर में बहुत ज्यादा घातक माना जाता है। तो आपसे पूछा है कौन सा रोग है जो मिनीमाटा रोग की वजह से होता है? पारा मतलब मरकरी, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी कोबाल्ट। बताइए जरा, किसकी कमी से मिनीमाटा रोग होता है? देखिए, मिनीमाटा रोग मुख्य रूप से जापान के मिनीमाटा से लिया गया है। 1950 के आसपास वहां पर मरकरी से बड़ी मात्रा में यह रोग फैला था, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? मिनीमाटा रोग, यानी कि पारे से मरकरी से फैलने वाला रोग है। याद रखिएगा यहां पे। नाइट्रेट से ब्लू बॉबी सिंड्रोम होता है। आयोडीन की कमी से पता है आपको ग्वेटर या घेंगा रोग होता है। कोबाल्ट मुख्य रूप से कैंसर के लिए होता है। तो ये बात, सारी बातें याद रखिए। मिनीमाटा रोग पारे की कमी से होता है या पारे के कारण होता है, पारे की कमी से नहीं, पारे के कारण। यूएनईपी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मरकरी आधारित चिकित्सा उपकरणों को चरणबद्ध रूप से कम करने की बात की है। यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा यह कहा गया है कि हमें मेडिकल क्षेत्र में होने वाले मरकरी के यूज को कम करना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज फैलती हैं। और इसके लिए 5 देशों को पार्टनर बनाया गया है। और वो 5 देश कौन कौन से अभी हम बात करेंगे। 5 देश पार्टनर देश हैं, भारत, अल्बानिया, बुर्किना फासो, मोंटेनिग्रो, युगांडा। इन 5 देशों को पार्टनर बनाया गया है। याद रखिएगा। अब यहीं पर समझ लीजिए, मिनीमाटा कन्वेंशन 2013 में कुमामोटो जापान में लाई गई थी। भारत ने 2018 में इसमें प्रवेश किया कि हम लोग काफी हद तक अपना मरकरी का यूज करेंगे। आपने देखा होगा भारत में पहले जो कांच वाले थर्मामीटर आते थे जिसमें पारे का यूज होता था, वो भी अब धीरे धीरे हम लोग कम कर रहे हैं। तो मिनीमाटा रोग के बारे में याद रखिए। मिनीमाटा कन्वेंशन 2013 में आई थी, भारत ने इसमें 2018 में साइन किया। याद रखना है, ठीक है। और मिनीमाटा रोग किससे रिलेटेड है? तो आंसर है हाँ जी। अगले क्वेश्चन पे आइए। पलामू टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में है? क्वेश्चन पूछा है पलामू टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में है क्या? ऑप्शन बी बिहार में है, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी डी झारखंड में। आपको बताना है पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं पलामू टाइगर रिजर्व की, तो वो है झारखंड में।
झारखंड में आपको पलामू टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। न्यूज क्या है अभी बात करेंगे। क्या बिहार में कोई टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नंदा देवी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और आपको राजाजी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिलेगा क्या, लाइकन पार्क भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं, दिमाग में रखिएगा ये सारी चीजें। तो पलामू टाइगर रिजर्व कहां है? झारखंड में। क्या है देखो जरा। झारखंड सरकार पलामू टाइगर रिजर्व को बराडी वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज के फ्रिज में राज्य की पहली टाइगर सफारी, यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व में पहली टाइगर सफारी को लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि यहां टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसी वजह से पलामू टाइगर रिजर्व न्यूज में आया है। यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो बेतला नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, जो बेतला नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। ये बात याद रखिएगा यहां पे। ठीक है, तो ये थे। अब हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहां पे कुछ छोटी छोटी सुर्खियां हैं, देख लीजिए। 14 से 28 जून के लिए आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि खान क्वेस्ट किस देश का आपको सैन्य अभ्यास है, यानी कि एक्सरसाइज है। तो आंसर है मंगोलिया का। किसका है? मंगोलिया का। याद रखिएगा मंगोलिया का है, साथ जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। 2013 में यह शुरू किया गया था, याद रखना है। बेंगलुरु को अब भारत की तेंदुआ राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां पर बेंगलुरु में आपको तेंदुआ देखने को मिलेंगे। साथ ही बेंगलुरु को ही हमारी IT कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अब आप यहीं पर लोकेशन देख लीजिए किसकी, तो आंसर है यहीं पर आप मंगोलिया की लोकेशन देख लीजिए। आपके सामने है, यह है आपका मंगोलिया का मैप। यह मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार। मंगोलिया अपना बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ, नीचे की तरफ चाइना के साथ। यहीं पर आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा जो मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है। इधर आप देखोगे वेस्ट में, तो मंगोलिया बॉर्डर शेयर करता है कजाकिस्तान के साथ। यानी कि मंगोलिया मुख्य रूप से एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, और मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार। यहीं पर आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। और आपको याद रखना है, भारत और मंगोलिया के बीच में भी एक सैन्य अभ्यास होता है जिसे नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चाइना के साथ इसका हैवी बॉर्डर क्राइसिस देखने को मिलते हैं। इसी वजह से भारत सरकार और मंगोलिया के बीच में यह सहमति बन रही है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को भी खरीदने का काम करेगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर, जिसमें मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने का काम किया है। मैं कोशिश करता हूं कि रोज लाऊं। अगर रोज नहीं आ पाते तो एक दिन के अगले दिन बाद आएंगे करंट अफेयर। अब ये करंट अफेयर की सीरीज चलती रहेगी, और यकीन मानिए कि जब आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। तो ये थी आज की मेरी क्लास। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ एक फोटो था, फ्रेम था, वो नीचे गिर गया था, तो आवाज़ आई होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये थी क्लास, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, रिवाइज करिए और व्यवस्थित रूप से इसको लर्न करने का काम करिए। तो मिलेंगे मैं और आप अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल में ही अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, एयर इंडिया का प्लेन, जिसमें कई सारे लोगों की जानें गई। तो उन लोगों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि, संवेदनाएं कि उनके ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे और उन्हें लड़ने की क्षमता दे। तो इन की बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा आपके साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।